Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the topic of surface area and volumes for Class 9 CBSE and other state boards. It covers extensively topic like calculation of surface area, volumes etc. of various 3D shapes. Many examples and illustrations have been covered. Please watch the video till the end to get a complete in-depth understanding and offer suggestions, and feel free to ask questions, if any. Stay tuned for more uploads. Like, share and subscribe, and feel free to offer any suggestions. Okay, people, we will continue with states of matter and in states of matter we have done Boyle's law, Charles law and Gay-Lussac's law. ठीक है, Boyle's law क्या है भाई साहब? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और हम बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. और आपका गे-लुसैक्स लॉ क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? कांस्टेंट वॉल्यूम में आपका प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ठीक है, ये आपके 3 लॉज हो गए. अभी हम आते हैं भाई साहब एवोगाड्रोस लॉ पे. ठीक है, सो व्हाट वाज एवोगाड्रोस लॉ? ठीक है, एक बहुत ही खतरनाक सा नंबर इन्होंने हमको दिया है जो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ चलेगा. वो है क्या? 6.023 × 10⁻23 वैसा. ठीक है, अच्छा तेरा नाम ही बार बार आता, क्या किया जाए. ठीक है, ओके. सो एवोगाड्रो स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स. ठीक है, तो अगर हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, मतलब हमने अगर समझ लो एक गैस ए लिया है, ठीक है, दूसरा गैस बी लिया है, और लेट्स से एक तीसरा गैस लिया हुआ है सी. ठीक है, समझ लो ये गैस ए, अभी जैसे मैंने आपको बोला भाई साहब गैस कभी अकेला नहीं आता है. गैस अपने साथ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के चीज़ों को साथ में लेकर आता है. ठीक है, वो उसका एड्रेस ही है. इट इज़ बेसिकली इट्स एड्रेस ओनली. ठीक है, तो समझो भाई साहब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आपका प्रेशर P1 T1 है इसका. लेट्स से इसका प्रेशर P1 T1 है और इसका प्रेशर भी P1 T1 है. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? भले ही 3 अलग अलग गैसेज हैं, लेकिन सबका भाई साहब प्रेशर और टेम्परेचर आपका क्या है भाई साहब? ठीक है, और क्या बोला जा रहा है? इक्वल वॉल्यूम्स. मतलब क्या इक्वल हो गया? मतलब वॉल्यूम भी आपका इक्वल हो गया. क्या ये समझ में आ रहा है? तो अनगिनत गैसेज हों, लेकिन सबका अगर प्रेशर बराबर है, सबका अगर टेम्परेचर बराबर है और सबका अगर वॉल्यूम बराबर है, ठीक है, इफ एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स. ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स मतलब उनके मोल्स सब सेम होंगे. ठीक है, मोल्स सब सेम होंगे और मोल्स पे ही आपका इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है. ठीक है, तो समझो जैसे अगर मैंने बोला एक प्रेशर है 760 मिलीमीटर, कोई भी प्रेशर हम ले सकते हैं. ठीक है, और लेट्स से हमने लिखा कि भाई साहब आपका 300 केल्विन टेम्परेचर है और वॉल्यूम हमने ले लिया भाई साहब 20 लीटर्स. ठीक है, 20 लीटर्स ऐसा कुछ ले लिया हमने. ठीक है, और ऑक्सीजन का बता रहे हैं. ठीक है, ऑक्सीजन का बता रहे हैं, तो यहाँ पे भाई साहब आपका ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स. ऑक्सीजन का मोल कितना हो जाएगा? हाँ, नहीं, मोल्स नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं किस तरीके से तुम इसको फाइंड आउट करोगे. आंसर नहीं बता सकते जब तक तुम उसको कैलकुलेशन नहीं करोगे, लेकिन किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? ओके, एट एसटीपी. ठीक है, एट एसटीपी लंबा कैलकुलेशन है ये. ठीक है, एट एसटीपी. ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे भाई साहब? ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो? 32. करेक्ट है, 32 ग्राम्स. ठीक है, एट एसटीपी. क्लियर है? एट एसटीपी. अभी एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर का क्या है भाई साहब आपका? 273. ठीक है, प्रेशर का क्या है भाई साहब आपका? 760. अभी यहाँ पे देखो प्रेशर कितना है आपका? लेट्स से ये P1 हो गया, ये T1 हो गया, ये P2 कितना है आपका? 760. ठीक है, T2 कितना है भाई साहब आपका? 300 केल्विन. यहाँ पे आपका V1 कितना है? 20 लीटर. ठीक है, यहाँ पे भाई सॉरी आपका ये 20 लीटर नहीं होगा, यहाँ पे 22.4 होगा, और यहाँ पे V2 यहाँ पे आपका 20 लीटर। ठीक है, तो इस चीज़ का हिसाब से आपका चेंज होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन।
सो इसी तरह से अगर आप देखोगे कोई भी 3, 4, 5 सैंपल ऑफ गैसेस आप ले लेंगे, अगर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं तो एक मोल में भाई साहब आपका होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएंगे, है ना। ओके, लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब जो वॉल्यूम होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चा पार्टी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, जहां पे प्रेशर और टेम्परेचर भाई साहब क्या हो आपका? कांस्टेंट हो, ठीक है। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर दैट इज n इनटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो V आपका कितना हो जाएगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। तो आपका V भाई साहब क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर? हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पेपर समझ में आता है ये, ठीक है। तो V विल बी इक्वल टू, देखो जब भी आप क्या करते हो, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो कांस्टेंट लगाओगे, यहाँ पे कांस्टेंट आपका क्या हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ओके। सो P, V, T और मोल्स, अभी आपने तीनों चीजों को पढ़ लिया। आपने P का कोरिलेशन पढ़ा V के साथ, किसमें? बॉयल्स लॉ में, ठीक है। P का T के साथ कोरिलेशन पढ़ा किसमें? गै-लुसाक्स लॉ में। V का T के साथ पढ़ा भाई साहब किसमें? चार्ल्स लॉ में, ठीक है। और अभी आपने भाई साहब वॉल्यूम का कोरिलेशन M के साथ पढ़ा किसमें? एवोगाड्रोस लॉ में, ठीक है। सो अभी आपकी खिचड़ी बन गई है, ठीक है, मतलब P का V के। तो अभी नाउ यू विल बेसिकली कंबाइन ऑल द इक्वेशंस एंड फॉर्म अ इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब वेरिएबल्स ये हो गया आपके कांस्टेंट्स, ठीक है। तो P, V, T, M, ठीक है। ये भाई साहब आपका बॉयल्स लॉ के हिसाब से देखो P, V, T, M कैसे कांस्टेंट भाई साहब? बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? P इज प्रोपोर्शनल टू V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब आपका P, V क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं? तो बॉयल्स लॉ यही बोल रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, तो कांस्टेंट्स आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? T and M, ठीक है, T and M। ओके, तो V और T अगर है आपका, देखो चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा है? चार्ल्स लॉ क्या, देखो बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, जब टेम्परेचर आपका भाई साहब कांस्टेंट हो। और अगर आप देखोगे भाई साहब ये नंबर ऑफ मोल्स आपके ये हो जाएंगे, ठीक है, दिस विल बी अ कांस्टेंट। यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर को आपने वेरिएबल माना है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये वाला फैक्टर भी आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब, सो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ, ठीक है। नाउ वी विल कम टू बेसिकली एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। एवोगाड्रोस लॉ में क्या है भाई साहब? इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली ये भी कांस्टेंट होगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड गै-लुसाक्स लॉ, ठीक है। अभी एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है भाई साहब? वॉल्यूम और n में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में। ये बेसिकली आपका मास है, ठीक है, दिस इज मास एंड दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपने मास के साथ कोई छेड़खानी की नहीं है, गैस के मास के साथ कोई छेड़खानी अगर नहीं की है तो वो आपका कांस्टेंट ही है ना, ठीक है। और यहाँ पे आपका भाई साहब वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इनके बीच में तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्रोवाइडेड प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका m, देखो m क्यों गायब हो गया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी आपकी वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज या डिक्रीज नंबर ऑफ मोल्स आपके मास से कोरिलेटेड है, ठीक है, मास से कोरिलेटेड है। सो आर बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैव रेड सो फार पीपल, ठीक है। दिस अभी एक खिचड़ी बन गई है, इसी खिचड़ी का हम आइडियल गैस इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली एन आइडियल गैस इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसका उल्टा भी आप लिख सकते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलो भाई साहब, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोवाइडेड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, प्रोवाइडेड प्रेशर। सो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइडेड प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। ओके, सो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं। देखो इन दोनों को कंबाइन कर दो, है ना भाई साहब, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p इंटू टी, क्लियर है, ठीक है। ओके, और भाई साहब और क्या कंबाइन कर सकते हैं? इसको भी कंबाइन कर सकते हैं ना, इंटू n, क्लियर है। हमने एक तरफा कर दिया ना, वॉल्यूम को हमने लेफ्ट साइड में रखा है, ठीक है, तो ये n 1/p और ये हो गया भाई साहब वॉल्यूम, तो आपका p nt/p, तो pv इज इक्वल टू कितना हो गया?
RNT, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट NT/P, R आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। सो PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज द आइडियल इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन भाई साहब आपका क्या हो गया, आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? P1 V1 T1N, P2 V2 T2N, P1 V1 इज इक्वल टू nRT1, ठीक है। P2 V2 इज इक्वल टू nRT2, nR की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब आपका, P1 V1 अपॉन T1, nR की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बोलो, P2 V2 अपॉन T2। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो आपका आइडियल गैस इक्वेशन क्या है भाई साहब, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। यहाँ पे P हो गया आपका प्रेशर, V हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है, N मतलब हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, बोलो बच्चा बाड़े जल्दी से बोलो, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, N नंबर ऑफ मोल्स नहीं, उसमें बाद में आते हैं, एवोगाड्रोस नंबर को हटा दो। अगर मैं पूछूं N जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, एकदम मतलब सिंपल तरीके से, वो जो बोल रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से अगर आपसे पूछूं नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, व्हाट विल बी नंबर ऑफ मोल्स किसी चीज का। देखो मैं अगर बोलूं भाई साहब ऑक्सीजन का 64 ग्राम्स लिया है मैंने, क्या तुम बता सकते हो कितना मोल्स होगा, कैसे, एक मोल का 32, तो नंबर ऑफ मोल्स यहां पे कितने हो गए, कैसे आया, 2 आया, कैसे आया, 64/32 किया ना तुमने, तभी तो बोल रही हो ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गिवन मास हो गया तुम्हारा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया W या M जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। वेट और मास ऑफ द गिवन गैस अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। ये जो बोल रहा है वो भी गलत नहीं है, ठीक है। इज सेइंग कि भाई साहब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 1 मोल, 1 मोल में भाई साहब आपके होते हैं कितने, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ओके, फिलहाल PV इज इक्वल टू N हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, R हो गया आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T हो गया भाई साहब टेम्परेचर। टेम्परेचर किसमें, केल्विन में, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड में ये चीजें आप नहीं कर सकते, ठीक है। केल्विन में आपको झक मार के भाई साहब कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। 760 मिलीमीटर को आप 760 मिलीमीटर रख सकते हैं, या 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको T को आपको भाई साहब केल्विन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट ऑपरेट इन डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं चलेगा भाई साहब, ठीक है। तो आपको जो भी डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा उसको प्लस करना पड़ेगा किसके साथ, 273 के साथ, दैट हैज टू बी कन्वर्टेड। क्लियरम, ठीक है। T को भाई साहब आपको केल्विन में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो P1 V1 इज इक्वल अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2, ये आपका जनरल गैस इक्वेशन हो गया। तो आपका भाई साहब देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस क्यों बोलते हैं मालूम है, बाय आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, ओके, सो व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय इट। यूसुफ मम्मी पापा की बातें एकदम सुनता है, मम्मी ने बोला भाई साहब इतने टाइम पे घर से निकलेगा, इतने टाइम पे पहुंच जाएगा, करता है, ठीक है। और रोज़ भाई साहब कितना 11 घंटे, हाँ 11 घंटे पढ़ता है भाई साहब, ठीक है। कॉलेज टाइम पे जाता है, सारे एग्ज़ाम सही पे ही देता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल स्टूडेंट। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है ना। ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम राइट ट्रैक पे हो सारी चीज़ों में, ठीक है। स्पोर्ट्स में भी और इसमें भी हो सकता है आप आइडियल के बहुत पास जा रहे हो, लेकिन ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हमारा नेचर सबका अलग अलग है, ठीक है। एकदम हर चीज़ में सही बैठ जाएगा ऐसा नहीं है। आज्ञाकारी पुत्र भी हो, और तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी हो, और मतलब बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फुटबॉलर भी हो, सारी चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। सो इट विल नॉट बी पॉसिबल। इसी तरह से हमारे गैस में भी आइडियल गैस इक्वेशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होगा, और इसके डेविएशन के कई रीजंस हैं विच वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। बट दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब कैसा है इक्वेशन, अगर ऐसा है तो इसके आजू बाजू रहेंगे सारे गैसेस का इक्वेशन, सारे गैसेस का जो ग्राफ रहेगा उसके आजू बाजू रहेगा, बट इट विल नॉट बी द सेम, ठीक है। सो कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होता है, ठीक है। एनी गैस इज नॉट एन आइडियल गैस, ठीक है। तो ये एक थियरी के लिए हम बोल सकते हैं, और कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए भी हम इसी को यूज करते हैं, लेकिन नॉट ऑल द गैसेज आर आइडियल गैस इक्वेशन, और इसमें क्या डेविएशन वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये समझ में आ रहा है, देखो NR की वैल्यू ये हो गई, क्योंकि ये भाई साहब सारे गैसेस के लिए सेम होगा, ठीक है। और N अगर आपका भाई साहब देखो PV, तो ये N की वैल्यू, NR की वैल्यू ये हो गई,
NR की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब आपका P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2, ऐसा चलता ही रहेगा भाई साहब। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2 विल बी इक्वल टू P3 V3 by T3, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका Pn Vn by Tn, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। डेंसिटी एंड मोलर मासेस ऑफ गैसेस सब्सटेंसेस, तो आपका भाई साहब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये सिंपल तरीके से भाई साहब आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है। ये याद रखिएगा कि एट एसटीपी दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर्स, 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है। एट एसटीपी स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कितना होगा बच्चा वाडी? 273.15 लिखना चाहें लिखिए, लिखना चाहिए वैसे, ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, 1 मोल ऑफ अ गैस इट ऑक्यूपाइज हाउ मच पीपल? 22.4 लीटर्स, ये उसका वॉल्यूम होगा। 1 मोल किसी भी गैस का, ठीक है, ऑफ एनी गैस, ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, इसको हम एसटीपी भी बोलते हैं या एनटीपी भी बोलते हैं, नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या क्या हो जाएगा? टेम्परेचर आपका 273.15, P इज इक्वल टू दिस, ठीक है, 760, 1 मोल ऑफ एनी गैस दैट इज 22.4 लीटर्स, क्लियर। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम दैट इज 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स भाई साहब आपके कितने हो जाएंगे? मास ऑफ द गैस इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस इन ग्राम्स, ठीक है। तो जितना भी आपका मास है अपॉन इसका मोलर मास, ठीक है। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, n की वैल्यू क्या हो गई? W by m, तो P इज इक्वल टू W by, ठीक है। आपका देखो यहाँ पे इस V को हमने इधर लिया तो ये क्या हो जाएगा? W by V, ठीक है, RT by m। बताओ ये क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है, और मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। समझ में आता है भाई साहब? आप लिखते हो ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ये तो आपकी डेंसिटी हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो इसको हमने भाई साहब इधर शिफ्ट किया है, इस m को इधर शिफ्ट किया, दैट इज RT by m हो गया, और इस v को हमने इधर शिफ्ट किया, तो W by V इज व्हाट? डेंसिटी, ठीक है। तो आप इसी को भाई साहब क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू डेंसिटी RT by m। बहुत सारे जगहों पे आपका डेंसिटी का जो साइन है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, इसको हम रो बोलते हैं, ठीक है, RT by m। अलग अलग जगहों पे अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, रो, म्यू अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है। मतलब आप ये मानकर ही नहीं चलेंगे कि म्यू एक ही जगह पे एक ही चीज़ में यूज़ होगा, अलग अलग जगहों पे ये सिंबल्स यूज़ होते हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेंसिटी की जगह पे आप ऐसा रो भी लिखा हुआ पाएंगे अपने बुक्स में। रो मीन्स बेसिकली डेंसिटी, ठीक है, RT by m। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल? हम एनी डिफिकल्टी स्टिल हेयर? एनी क्वेश्चन सा? नो क्वेश्चन सा? बहुत बढ़िया भाई साहब। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, ओके। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नहीं इसमें नहीं यार, जीवन नहीं, इसको नहीं पूछ सकता ना भाई साहब, आ जाए। और उसने अपने मेरे को असाइनमेंट में सब दिखाया, तुम लोग ऐसे बेशरम लोगों को कुछ नहीं दिखाया तुम लोगों ने, ओके। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या हो जाएगा ये? एवोगाड्रोस लॉ। चलिए भाई साहब, वॉल्यूम और, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब गैस कांस्टेंट में। इस चीज का जरा सा मतलब, ये जो गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू आपको एग्जामिनेशन में दी रहेगी ना, अलग अलग यूनिट्स में दी रहेगी, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा वरना आपके कैलकुलेशंस बिगड़ सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ R, let us examine the nature of quantities in the ideal gas equation. PV is equal to nRT, R is equal to PV by NT. तो R is equal to pressure into volume upon moles into temperature. Now pressure is the force per unit area, ठीक है। तो आपका R क्या हो जाएगा? force per unit area volume, ठीक है। force per unit area मतलब एरिया का यूनिट क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का क्यूब, ठीक है, अपॉन मोल्स इनटू टेम्परेचर। तो आपका फोर्स इनटू, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके यूनिट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं आर के सिस्टम में, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया फोर्स इनटू लेंथ मोल्स इनटू टेम्परेचर। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? फोर्स इनटू लेंथ, अभी ध्यान देखो यहाँ पे, फोर्स इनटू लेंथ मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस,
और फोर्स इंटू डिस्टेंस किसका यूनिट होता है, वर्क का यूनिट होता है। मोल्स और टेम्परेचर, मोल का यूनिट क्या होता है, मोल का यूनिट क्या होता है, अरे देखो ना भाई साहब, फोर्स का यूनिट होता है क्या, न्यूटन, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, न्यूटन मीटर क्या हो जाता है, जूल, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है, ओके। टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन, मोल्स का क्या होगा, लेकिन मोल्स का हम यूनिट मोल्स ही लिखते हैं, MOL, ध्यान रहे, ठीक है। मोल्स यहाँ पे क्योंकि वो नीचे है तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे, मोल इनवर्स, ठीक है। मोल का यूनिट आपका MOL ही होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके ओके ओके। सो R इज इक्वल टू वर्क अपॉन मोल्स पर टीचर, दस R रिप्रेजेंट्स द वर्क डन पर डिग्री पर मोल, ठीक है। वर्क कैन बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स एंड R विल हैव डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ R। The numerical value of R depends upon the units in which pressure and volume are expressed, ठीक है। केस 1 when pressure, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिए प्लीज, क्योंकि R में बहुत कंफ्यूजन होता है कैलकुलेशन में। आपको R ना जो आपके किसी भी पेपर में दिया रहेगा ना, उसका वैल्यू जो दिया रहेगा वो उन लोग अपने यूनिट्स में देंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि सवाल में आपको क्या यूनिट्स दिए हुए हैं और उसी तरीके से R को भाई साहब ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, सो व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। जब प्रेशर को आप किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम को आप किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, लीटर्स में, द यूनिट्स ऑफ आर विल बी लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। देखो भाई साहब क्या देखा आपने यहाँ पे, फोर्स इनटू लेंथ है ना भाई साहब, फोर्स इनटू लेंथ अपॉन मोल्स इनटू वॉल्यूम, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। फोर्स इनटू लेंथ, तो आपने फोर्स अपॉन अभी लेंथ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लेंथ और ये हो गया लेंथ का क्यूब ना, तो ये एक लेंथ और ये तो लेंथ का स्क्वायर हो गया, ये तो फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर इनटू मोल्स, ठीक है, और टेम्परेचर भी तो था यहाँ पे, ठीक है, इनटू टेम्परेचर। फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, लीटर, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो वर्क अपॉन मोल्स इनटू टेम्परेचर, है ना भाई साहब। तो आर की वैल्यू क्या है, वर्क अपॉन मोल्स इनटू टेम्परेचर, ठीक है। वर्क मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, न्यूटन इनटू मीटर, ये मोल्स का हम क्या यूनिट लिखेंगे, मोल्स, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपका टेम्परेचर, केल्विन, ठीक है, केल्विन, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम ओके। तो आपका भाई साहब द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स इन विच द प्रेशर इज एक्सप्रेस। तो केस 1 आपका क्या है भाई साहब, जब प्रेशर को आपने एटमॉस्फेयर में लिया है और वॉल्यूम को लीटर में, द यूनिट्स ऑफ आर विल बी लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो आर की वैल्यू भाई साहब आपने क्या देखी यहाँ पे, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर। तो आपका वर्क डन क्या था भाई साहब, आपका वर्क इनटू क्या था भाई, क्या था, क्या था, मोल इनटू टेम्परेचर, है ना भाई साहब, ओके। तो वर्क था यहाँ पे और यहाँ पे भाई साहब है क्या, मोल इनटू टेम्परेचर। प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर, अभी देखो ये वर्क डन मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मोल्स इनटू टेम्परेचर, है ना। प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन लीटर, अगर वॉल्यूम को आपने भाई साहब क्या किया है, लीटर्स में एक्सप्रेस किया है, इफ यू हैव एक्सप्रेस द वॉल्यूम इन लीटर्स, द यूनिट्स ऑफ आर विल बी लीटर एटमॉस्फेयर, देखो लीटर, लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन, लीटर एटमॉस्फेयर हो गया ना भाई साहब, देखो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मोल्स इनटू लीटर, ठीक है, मोल्स इनटू आपका टेम्परेचर। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर ऊपर हो गया और पर केल्विन पर मोल, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। फोर्स देखो लीटर इनटू एटमॉस्फेयर, लीटर इनटू एटमॉस्फेयर, ये किसका आपको दे रहा है भाई साहब, व्हाट इज इट, लीटर क्या है, V, है ना भाई साहब, वॉल्यूम, एटमॉस्फेयर क्या है भाई साहब, P, ठीक है, क्लियर है। आपका इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, है ना भाई साहब, ठीक है। आपको R चाहिए ना, तो आप क्या कर रहे हो भाई साहब, PV बाई NT कर रहे हो कि नहीं। तो PV मतलब आपका हो गया क्या, लीटर एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर लीटर, ठीक है, और NT मतलब पर मोल पर लीटर, ठीक है। तो लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर लीटर, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर लीटर। जब आपका भाई साहब क्या हो, ठीक है, हाँ पर केल्विन, सॉरी पर केल्विन, ठीक है, पर केल्विन पर मोल, ठीक है, पर केल्विन, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ओके ओके ओके। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू फॉर 1 मोल, तो 1 एटमॉस्फेयर इंटू 22.4 लीटर्स, ठीक है,
अपॉन 1 मोल इंटू 273 किए। समझ में आ रहा है ये? सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी, एक मोल एक गैस का एट एसटीपी ऑक्यूपाइज हाउ मच 22.4 लीटर्स, तो 1 एटमॉस्फेयर इट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स 1 मोल एट 273। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.08205, दैट विल बी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इसका जरा नोट कर लीजिए। बेसिकली कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, और आर की वैल्यू डिफरेंट यूनिट सिस्टम में अलग अलग होगी, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर, तो देखो कोई भी गैस नॉर्मल एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर में और 273 आपका जो एसटीपी कंडीशन होता है, एसटीपी दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसमें किसी भी गैस का भाई साहब टेम्परेचर क्या हो जाएगा 273 केल्विन और प्रेशर क्या होगा बोलो 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है। और यहाँ पे क्या होगा 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज हाउ मच 22.4। तो आपने देखा भाई साहब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी PV बाई NT, है ना। तो P इंटू V मतलब लीटर इंटू एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। समझ में आ रहा है ये? और इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो होगा क्या, आपको ना कोई आर का कोई यूनिट या तो इसमें दिया रहेगा या तो किसी डिफरेंट फॉर्मेट में दिया रहेगा, आपको समझना है, ठीक है। लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है, समझ में आ रहा है ये 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। नाउ वी विल लुक एट अ डिफरेंट यूनिट ऑफ आर, ठीक है। केस 2 इन एसआई यूनिट्स प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वहां पे आप भाई साहब एटमॉस्फेयर में इसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इन मीटर क्यूबिक। देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर विल बी इक्वल टू PV बाई NR, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.0135 इंटू एक्चुअली क्या है 1.013 इंटू 10⁵ है ना। इसी को हमने एक्सपैंड किया हुआ है। इसको अगर हम पूरा करेंगे बच्चा पार्टी तो कितना आएगा देखो 8.31, इसको 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये कब होगा भाई साहब जब आपने एसआई यूनिट्स लिए हुए हैं, ठीक है। प्रेशर को इसके पहले तुमने किस में एक्सप्रेस किया था एटमॉस्फेयर में, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मच बच्चा पार्टी 1.013 इंटू 10⁵। इसी को तुम एक्सपैंड करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो इसको अगर एक्सपैंड करोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, ठीक है, तो ये इतना आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, मीटर क्यूब में, ठीक है। 1000 लीटर आपका क्या होता है 1 मीटर क्यूब के बराबर, तो 1 लीटर विल बी 10⁻³ मीटर क्यूबिक। अभी तुमको मालूम है नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में कोई भी गैस 1 मोल का कितना ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स। तो इसी को मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूबिक। समझ में आ रहा है? ये सब कैलकुलेशंस तुम नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या, टाइम वेस्टिंग है। तो आर की वैल्यू वैसा तुमको यहाँ पे याद रखनी है क्या 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ये हो जाएगा तुम्हारा एसआई यूनिट, ठीक है। लीटर एटमॉस्फेयर में क्या है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, है ना भाई साहब, ठीक है। और यहां पे क्या है भाई साहब 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, जूल्स पर केल्विन पर मोल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, केस 3 व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन बार। तो एक बार मतलब 1 बार इज नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, नहीं, बस उतना ही, ठीक है। ओके, 1 बार कितना होता है भाई साहब आपका 10⁵, मतलब ये 1.013 का जो फैक्टर है उसको आप इग्नोर कर देते हो, ठीक है। तो 1 बार इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है आपका, ठीक है। क्लियर है? 1 बार व्हेन एक्सप्रेस्ड इन बार एंड वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूबिक। वॉल्यूम को जब आपने किस में एक्सप्रेस किया डेसीमीटर क्यूबिक में, एक्चुअली में 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूबिक भाई साहब आपके बराबर है, ठीक है। तो लीटर में ना एक्सप्रेस करके आप किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं डेसीमीटर क्यूबिक में, ठीक है। वी नो दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस at 1 bar pressure and 273.15 Kelvin occupies a volume of 22.71 decimeter cubic। तो इस सारा कार्यक्रम अगर हम करते हैं तो हमको कितना मिलता है 0.08314 बार लीटर। बार मतलब हो गया आपका प्रेशर का यूनिट, लीटर हो गया आपका वॉल्यूम का यूनिट, पर केल्विन पर मोल। तो फिर से भाई साहब एक बार लिख लीजिए 0.08314
8.21 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इसके बाद क्या था भाई साहब आपका 8 पॉइंट, किसने नहीं लिखा, 8.314। ठीक है, यहाँ पे आपका जूल्स पर केल्विन, जूल्स पर केल्विन पर मोल है ना भाई साहब, जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, किसमें, किधर चाचा, हाँ तो इधर बार नहीं लिया है ना, हमने यहाँ पे एटमॉस्फेयर लिया है। एटमॉस्फेयर एक दूसरा यूनिट है प्रेशर का और बार एक दूसरा यूनिट है। 1 एटमॉस्फेयर अगर हम बोलेंगे तो इसको अगर तुम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो इतना आएगा, देखो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 1 बार में इस फैक्टर को तुम कंसिडर नहीं करते हो, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे तुमने एटमॉस्फेयर में लिया, तुमने बार में नहीं लिया, यहाँ पे तुमने बार में ली, अभी लास्ट वाला तुम बार में ले रहे हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया भाई साहब, जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 0.08314। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे बार और ये हो गया लीटर पर केल्विन पर मोल, बार पर लीटर पर केल्विन पर मोल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? आप पीपल समझ में आता हूँ 0.0821। तो ये आपके 3 यूनिट्स हो गए। ऑल ऑफ दीज यूनिट्स अगर आप ध्यान दोगे सब में भाई साहब पर केल्विन है ना, सब में भाई साहब पर मोल है। ठीक है, यहां पे सिर्फ डिफरेंस हो रहा है, देखो लीटर एटमॉस्फेयर का आपने क्या बना दिया है जूल्स, और यहां पे भाई साहब बार, यहां पे लीटर वही है लेकिन बार लीटर बन गया है। ठीक है, तो आपका स्पेसिफिकली सारे में क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या हो जाएगा, किस चीज का हो जाएगा, प्रेशर के यूनिट्स का। ठीक है, इसमें आपने प्रेशर को किसमें एक्सप्रेस किया है, एटमॉस्फेयर में। इसमें आपने प्रेशर को किसमें, नहीं, प्रेशर इज नॉट इन जूल्स, प्रेशर आपका जूल्स में नहीं है, प्रेशर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, प्रेशर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और यहां पे तुमने किसमें एक्सप्रेस किया भाई साहब, बार में। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। सो आपके अलग अलग, तो देखो प्रॉब्लम क्या होता है एग्जामिनेशन में ना, तुमको शायद ये दिया रहेगा, एक वैल्यू दी रहेगी, लेकिन तुमको जो निकालना है वो ऐसा यूनिट में निकालना है, तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा, तब तुम इसका क्या लीटर कैलकुलेशन करते बैठोगे। तो ये 3 फॉर्मेट्स में तुम भाई साहब इसको याद, देखो ये दोनों फॉर्मेट्स तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है। सिर्फ तुमको 2 वैल्यूज याद रखनी, एक 0.0821, दूसरा है 8.314। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और उसका क्या हो जाएगा 0.08314 बार पर लीटर पर एटमॉस्फेयर पर बार पर लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बेसिकली रिटेन इन माइंड, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में जो दिया रहता है ना गैस कांस्टेंट की वैल्यू, ये सब वैल्यू, तो इसमें ये दिया हो, लेकिन तुमको आंसर इसमें निकालना है, अक्सर यही होगा। ठीक है, आंसर तुमको शायद इसमें निकालना है, तब तुम क्या करोगे, ये पूरा कन्वर्जन करते बैठोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। सो जस्ट रिमेंबर दीज 3 वैल्यूज, एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर 2। ठीक है, ऑल यू हैव टू फोकस इज ऑन द यूनिट्स, ये यूनिट्स पे आपको फोकस रहना पड़ेगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन आप पीपल? न्यूमेरिकल वैल्यूज अभी देखो इन सीजीएस यूनिट्स, अभी डाइन यूनिट सब आ जाएंगे, डाइन चुड़ैल सब आएगी। ठीक है, तो आपका भाई साहब पी हो गया कितना 76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 76, अभी यहाँ पे हो गया डेंसिटी, डेंसिटी होता है भाई साहब किसका, मरकरी का। एक्चुअली में किसी भी लिक्विड का हम जो ये बोल रहे हैं ना, देखो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये नॉर्मल प्रेशर है। इसका मतलब क्या है, देखो ये एक मरकरी कॉलम है। ठीक है, ये एक मरकरी कॉलम है, ये भाई साहब किस में डूबा हुआ है, मरकरी में डूबा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ तक गया है, ये वाली जो हाइट है ये आपकी है भाई साहब 76 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस 76 सेंटीमीटर के लिए जो प्रेशर है और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों भाई साहब क्या है, बराबर है। ठीक है, दिस see the moment you basically insert this pipe, the mercury inside will go up. And why will it go up? Because it is experiencing a force or rather pressure from the atmosphere from outside. ठीक है, because of which inside it is going up. Are we clear? Now this 76 सेंटीमीटर, तो हमारा जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो होता है h rho g, मतलब हाइट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वही हम कर रहे हैं। देखो हाइट कितनी है 76 सेंटीमीटर, डेंसिटी कितनी है, ये मरकरी की डेंसिटी होती है। ठीक है, 13.596 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जी आपने लिया हुआ है किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, सेंटीमीटर। देखो आपका जी होता है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
इसी को आप भाई साहब किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो ये आपका कितना हो गया 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब चीज़ों को आपको यहाँ पे किस में लाना है भाई साहब, CGS में लाना है, ठीक है, CGS, ठीक है। जो चीज़ मीटर में मेजर हो रही है उसको सेंटीमीटर में, जो चीज़ ग्राम में मेजर हो रही है वो तो ग्राम में ही रह जाएगी, और भाई साहब सेकंड्स का सेकंड्स ही रह जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये यूनिट्स हो गए, 1 एटमॉस्फेयर के यूनिट्स हो गए, तो इतना आ गया देखो, ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसको करोगे R विल बी इक्वल टू PV/NRT, ये पूरे का आएगा कितना 8.314 इंटू 10⁻⁷। देखो आपका R वहां पे कितना आया था, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इतना सब कैलकुलेशन तो आप दिखाने के लिए दिखा सकते हो, लेकिन इसको सिंपल तरीके से याद रखो। R की वैल्यू जब तुम जूल्स पर केल्विन पर मोल में एक्सप्रेस कर रहे थे कितना आया था 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अभी देखो 1 जूल की वैल्यू आपकी कितनी होती है अर्ग्स में, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। इसको याद रखो, ये ज्यादा इजी कन्वर्जन होगा इतना लंबा लंबा वैल्यूज लिखने से ज्यादा, ठीक है। 1 जूल अगर आप CGS में कन्वर्ट करो तो इट इज इक्वल टू 1 अर्ग्स, ठीक है। देखो कैसे होगा ये, 1 जूल मतलब कितना होता है भाई साहब, 1 जूल मतलब तोड़ो ना इसको, न्यूटन पर मीटर नहीं ना, जूल किसका है, यूनिट किसका है, जूल किसका यूनिट है, ओफ सारे चैप्टर वैसे हाँ नहीं, जूल किसका यूनिट है, वर्क डन का। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और इसका डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये आपका क्या है, फोर्स है। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम किस में लिखेंगे, देखो फोर्स क्या होता है भाई साहब आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं। मास मतलब 1 न्यूटन क्या हो जाएगा 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका जूल। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। अभी आप अर्ग्स पे आ रहे हैं, अर्ग्स पे, ठीक है। अर्ग्स में क्या हो जाएगा, ये तमाम जितने भी यूनिट्स हैं वो किस में हो जाएंगे, ग्राम्स में हो जाएंगे, ठीक है। तो CGS में हो जाएंगे बेसिकली। तो 1 किलोग्राम का क्या होगा 1 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 मीटर का क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इसको अपॉन ये कर दो, ठीक है। अगर मैं करता हूं यहाँ पे 1 जूल अपॉन 1 अर्ग्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर, क्लियर हम, ठीक है। और नीचे क्या है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर। पर सेकेंड स्क्वायर दोनों में कैंसिल। 1 kg का यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 ग्राम्स, ठीक है। 1 मीटर का कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस 1 मीटर का भाई साहब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर नीचे कितना हो गया भाई साहब 1 ग्राम, दिस इज 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर 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 ग्राम ग्राम सब कैंसिल हो गए भाई साहब। यहाँ पे कितना है 3 2 5 2 7, तो 1 जूल अपॉन 1 अर्ग, ये कितना हो गया 10⁻⁷। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा था, आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू आपने निकाली थी 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, अगर मैं यहाँ पे जूल्स की जगह पे क्या यूज कर रहा हूँ अर्ग्स, तो यहाँ पे सिर्फ इसको क्या करना, देखो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स। बाकी सारी चीजें आपके सेम रहेंगी, ठीक है। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यू कैन स्ट्रेट अवे से दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स एंड हेंस 8.314 joules per Kelvin per mole, which happens to be the SI unit of gas constant R. It can be expressed at 8.314 into 10⁻⁷ ergs per Kelvin per mole. Are we clear on this one, people? ठीक है, ओके। सो जरा फटाफट बताएंगे यहाँ पे क्या क्या है आर की यूनिट्स। चलो ऐसे ले लेते हैं, क्या क्या है भाई साहब आर की यूनिट्स, बिना देखे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, ओके। 8.314
जूल्स। ओके भाई साहब, पर केल्विन। ओके चलिए भाई साहब, और यहाँ पे लास्ट वाला 8.314 पर केल्विन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये तो भाई साहब आपका सिंपल सा है, देखो 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करना है, जूल्स को आप अर्ग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज। ओके ओके ओके, फर्दर वी नो दैट, अभी देखो 4.184 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स, ये किसके बराबर होता है भाई साहब? कैलोरीज के बराबर। ठीक है, सो इसको हम बोलेंगे भाई साहब कैलोरीज के बराबर। तो आर की वैल्यू, अगर देखो आर की वैल्यू यहाँ पे हमने कितनी कैलकुलेट की है, 4.184 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स, इसकी वैल्यू होती है 1 कैलोरी। तो आपका भाई साहब 1 अर्ग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4.184 इंटू 10⁻⁷ कैलोरीज, है ना भाई साहब। अभी आपने क्या निकाला है यहाँ पे, देखो आर की वैल्यू कितनी आई है? 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है, इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स पर केल्विन पर मोल, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, इसको आपको अगर इस पर्टिकुलर चीज को कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे भाई साहब? एक अर्ग की इतनी वैल्यू, तो इतने अर्ग्स की कितनी वैल्यू? इतने अर्ग्स की वैल्यू हो जाएगी 8.314 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 4.184 इंटू 10⁻⁷। अर्ग्स की जगह पे क्या डाल दोगे भाई साहब? अभी कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ठीक है, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। सो दिस इज 4.84, तो आपका हो गया भाई साहब 1.987, अप्रॉक्सीमेटली 2 भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 4 2 देखो 8 ही होता है। ठीक है, तो 1.987 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ठीक है, सो 2 कैलोरीज पर मोल, फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस हम इसको 2 ले लेते हैं, ये थोड़ा सा आसान पड़ता है हमको। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट की बाकी सारी वैल्यूज 8 से, कहीं पे 0.0821 है, कहीं पे 8.314 है, कहीं पे 8.314 इंटू 10⁻⁷ है, ऐसा है। ठीक है, ये इकलौता एक वैल्यू है जहाँ पे सिर्फ 2 मिल रहा है आपको। ठीक है, तो थोड़े कभी कभी सवालों के लिए हम यहाँ पे कैलोरीज पर मोल पर केल्विन भी ले लेते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन्स विद रिगार्ड्स टू द कैलकुलेशंस? ठीक है, ओके। तो वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या हो गई भाई साहब? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, 0.08314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है, यही कहा निकाल दिया भाई साहब। ओके, 8.314 इसको देखते हैं। ठीक है, इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और क्या था भाई साहब आपका 8.3, तो ये सारे कैलकुलेशन हमने देखे, ये वाला देखा हमने। ठीक है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, दिस इज लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये हो गया आपका जूल्स पर केल्विन पर मोल, दिस इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये वाला जो है तो आपका देखो लीटर पर मिलीमीटर पर केल्विन पर मोल है। तो आपने यहाँ पे क्या लिया है? प्रेशर का यूनिट, बच्चा पार्टी बता सकते हैं? प्रेशर का यूनिट आपने लिया हुआ है 0.76 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये लिया हुआ है आपने, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, देखो आप जब कैलकुलेट कर रहे हो ना प्रेशर क्या होता है? H इंटू रो इंटू जी। तो H की वैल्यू यहाँ पे तुमने क्या ली है? 0.76 मिलीमीटर। ठीक है, और डेंसिटी की वैल्यू जैसे पर मिलीमीटर क्यूबिक लेनी पड़ेगी तुमको, और 9.8 को भी वैसे ही लेना पड़ेगा। तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 62.3 लीटर पर मिलीमीटर। ठीक है, पर केल्विन पर मोल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ये यूनिट जरा नोट कर लीजिए पीपल, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है। ज़्यादा करके आपका सवाल बनेगा इस पे और इस पे। ठीक है, इन तीनों पे बनेगा। कभी कभी आपका 2 कैलोरीज भी आ सकता है। ओके, चलिए भाई साहब, ये हुआ क्या? कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑक्यूपाइड बाय 7.4 ग्राम ऑफ अमोनिया एट STP। ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको यहाँ पे पूछा है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर भाई साहब कितना होता है? 1.013। ठीक है, इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और टेम्परेचर भाई साहब आपका होता है कितना? 273 केल्विन लिख सकते हैं, या 273.15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। मोलर मास ऑफ अमोनिया आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है? PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, NRT मतलब हो गया आपका, N मतलब हो गया आपका M बाई मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
इंटू आर टी, ठीक है, पी वी, आपका वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम आर टी बाई पी इंटू एम, ठीक है, एम आर टी इंटू अपॉन पी बाई एम। ओके, एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7.4, ठीक है। ओके, आर की वैल्यू अभी देखो यहाँ पे आर की वैल्यू हम लेंगे, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी लेनी है भाई साहब 273.15, ओके, अपॉन प्रेशर कितना है भाई साहब आपका, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले सकते हैं आप, 1 एटमॉस्फेयर ले सकते हैं, 760 मिलीमीटर ले सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। मास यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द मास 17 ग्राम, ठीक है, 17 ग्राम्स पर मोल। क्लियर 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 भैया साहब। आपका आर का वैल्यू अभी क्या लेंगे, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या लेंगे बोलो, आर का वैल्यू जैसा आप प्रेशर का वैल्यू लेंगे, ठीक है, प्रेशर का, और आप यहाँ पे इंडिपेंडेंटली प्रेशर का वैल्यू चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे भाई साहब 0. तो देखो सबसे आसान कैलकुलेशन कब होगा, आपको कैलकुलेशन को आसान बनाना है, तो इस प्रेशर को अगर मैंने 1 एटमॉस्फेयर रखा, इफ आई कीप दिस एज 1 एटमॉस्फेयर, तो मेरा यहाँ पे यूनिट कितना हो जाएगा बोलो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे केल्विन है तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, है कि नहीं भाई साहब, और यहाँ पे 17 ग्राम्स पर मोल है, ठीक है। तो ये पर मोल और ये पर मोल कैंसिल, केल्विन और केल्विन कैंसिल, एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर कैंसिल, आपके पास क्या बचता है, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन अपॉन 17 से कुछ जा रहा है भाई साहब 17, तो ये हो गया आपका 7.4 इंटू 0.0821 इंटू 273 अपॉन, ठीक है, ये हो गया आपका 17 और क्या बचा भाई साहब आपका ग्राम्स बचा, एक मिनट रुक जा, हाँ बोल, यहाँ पे 74 ग्राम्स है ना, सॉरी 7.4 ग्राम्स, ये ग्राम्स और ये ग्राम्स कट गया, तो आपका अभी क्या बचा, हाँ बोल ना, बोल क्या बोल रहा था, लीटर, ठीक है, दिस इज बेसिकली लीटर, इतना आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर पीपल। तो देखो ये जो आप देखो, अगर आपने यहाँ पे 1.013 इंटू 10⁵ लिया होता तो प्रॉब्लम होता था, ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता था भाई साहब यहाँ पे, क्योंकि आपका आंसर तो भाई साहब ले दे के लीटर में आना है, और आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे आप प्रेशर को 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी ले सकते हो, 1 एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हो, 1 बार भी ले सकते हो, एनीथिंग। टेम्परेचर आपको झक मार के 273 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 7.4, तो आप भाई साहब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ना, आर की वैल्यू लेने में तो आप फ्री हैं, ठीक है, इसको आप प्रेशर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ये वाला यूनिट लिया होता तो कैलकुलेशन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, 1 एटमॉस्फेयर लो, ठपक ठपक 1 एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया भाई साहब, ठीक है। सो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट दिस आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट, ओके ओके ओके। तो आपने भाई साहब यहाँ पे गिवन T इज इक्वल टू 273, STP मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपने फटाफट देखो प्रेशर को क्या ले लिया यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर को लेने का लॉजिक समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आपका भाई साहब एक सीधा साधा 1 एटमॉस्फेयर होगा इंस्टेड ऑफ 1.013 इंटू 10⁵, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आपका 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। देखो आपने आर भी क्या लिया, आपके पास आर लेने के सारे ऑप्शंस थे, तो आपने क्या पिकअप किया 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। आर एक इकलौता ऐसा आपका कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उसका वैल्यू अलग अलग तरीकों से अलग अलग सवालों में आप उसके एज पर यूनिट से यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो आपका हो गया भाई साहब एन की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ NH3 अपॉन मोलर मास, तो ये हो गया आपका कितना 7.4 अपॉन 17, दैट इज अप्रॉक्सिमेटली हाउ मच 0.4352, ठीक है, टू फाइंड V इन लीटर्स, PV इज इक्वल टू nRT, तो आपका V का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, दिस इज 9.69 लीटर्स, ठीक है, क्लियर पीपल, ओके। A sample of nitrogen gas occupies 0.35 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ वॉल्यूम एट STP, ठीक है, STP मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP मतलब भाई साहब यहाँ पे प्रेशर को आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं, ठीक है, 1 बार लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑल दीज यूनिट्स आर, और आप यहाँ पे 760 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे 0.76 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, यही होगा ना, ठीक है,
क्लियर है, आर वी क्लियर? या 76 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर में हो गया। तक अरे चाचू प्रेशर है, प्रेशर, तू जो बोल रहा है वो आर है, आर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। प्रेशर के इतने तमाम यूनिट्स ले सकते हैं हम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 62.7 वो आर की वैल्यू है, प्रेशर की नहीं, ठीक है, 62.7 देखो वो आर की वैल्यू है, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे एसटीपी टेम्परेचर तो ये हो गया, आपको प्रेशर इतने सारे यूनिट्स में आप ले सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को आपको क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 273, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझ में आता हूँ, ठीक है, ओके। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको यहाँ पे भाई साहब वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, and 0.75 atmospheric pressure. A sample of nitrogen gas occupies this much decimeter cubic of volume at STP, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई साहब यहाँ पे, नींद आ रही है ये बहुत जोर से, ठीक है, P1 V1 ओके V2 अपॉन T2, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, STP कुछ भी उठा लो यहाँ पे, अगर तुमने एसटीपी लिया हुआ तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 1 एटमॉस्फेयर, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। V1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0.35 डेसीमीटर क्यूबिक, ठीक है। T1 की वैल्यू चचा कितना हो जाएगा, 273 केल्विन, ओके ओके ओके। अभी बताओ भाई साहब P2 की वैल्यू क्या हो गई, 0.75 एटमॉस्फेयर। देखो ना तुमको यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ था, मतलब दिया नहीं है 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन क्योंकि P2 आपका 0.75 एटमॉस्फेयर है तो एसटीपी कंडीशन में इसको आप 1 एटमॉस्फेयर ले सकते हैं, इसको आप 1 बार ले सकते हैं, इसको आप तमाम चीजें ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया 0.75 एटमॉस्फेयर, ठीक है। V2 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, V2 की वैल्यू आपकी फाइंड आउट करनी है और T2 की वैल्यू हो जाएगी 65 प्लस 273, ठीक है, दैट विल बी हाउ मच, 338 केल्विन, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे V2 निकलना चाहिए, V2 विल बी हाउ मच, P1 V1 T2 अपॉन P2 T1, ठीक है। P1 की वैल्यू 1, V1 की वैल्यू 0.35 इंटू T2 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 338, ठीक है, अपॉन P2 की वैल्यू हो गई 0.75 और आपका T1 की वैल्यू कितनी हो गई, 273। आर वी क्लियर 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 पीपल? ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। 5 7 35, 5 15 ओके ओके ओके, लंबा कैलकुलेशन है भाई साहब। 8 + 9 10 11 12 13 14, 3 से नहीं जा रहा भाई साहब ये तो। ओके P1 हो गया भाई साहब, V1 की वैल्यू 0.35, P2 की वैल्यू 0. और T2 की वैल्यू कितनी हो गई, 65 प्लस 273, दैट इज 338 केल्विन, ठीक है। फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, तो P1 V1 by T1 इज इक्वल टू, तो आपका हो गया T1 P2, सो 1 लीटर, so 1 एटमॉस्फेयर इंटू 0.35 डेसीमीटर क्यूबिक इंटू 338, 273 इंटू 0.75, दैट विल बी हाउ मच, 0.578, ठीक है, डेसीमीटर क्यूबिक। ओके, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, नाउ विल कम टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन लॉ क्या बोलता है, देखो अगर समझ लो एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें आपने एक गैस भरा जिसका प्रेशर था P1, दूसरा गैस भरा जिसका प्रेशर था P2, इस तीसरा गैस भरा P3 P4, तो ये जो पूरा टोटल प्रेशर होगा ये सारे गैसों का प्रेशर मिलाकर होगा, ठीक है। इट विल बी बेसिकली द प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है। At constant temperature, the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases. कंडीशन यहाँ पे एक होनी चाहिए कि आपकी गैसेस जो हैं वो नॉन रिएक्टिंग हो। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, आर दे नॉन रिएक्टिंग गैसेस? एयर में भाई साहब नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होने चाहिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपने एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर of non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressure of the individual gases. तो total pressure जो होगा वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसा करते करते कहाँ तक, प्लस Pn तक। तो जितने भी आपने एट कांस्टेंट टेम्परेचर में अलग अलग प्रेशर्स दिए हुए हैं उनको आप ऐड कर देंगे। क्लियर है क्लियर है क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? So P is equal to P1 plus P2 plus P3 at constant temperature and volume, where P is equal to total pressure of the mixture of non-reacting gases, ठीक है। तो P1 P2 P3 that is individual gas pressures, ठीक है। Gases should not react chemically with each other, ये एक कंडीशन है आपका, ठीक है।
अगर केमिकली रिएक्ट हो गया तो आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, और उस फाइनल प्रोडक्ट के बनने में दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम यूटिलाइज होता है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो गैसेस आपके नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। तो कितने भी गैस हों, अगर वो नॉन रिएक्टिंग है और आपने उसको एक चेंबर में भर दिया है, तो हर एक गैस अपने प्रेशर के साथ आया था, और जो टोटल प्रेशर होगा वो हो जाएगा भाई साहब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn इफ n इज द नंबर ऑफ गैसेस दैट यू हैव एडेड इन द चेंबर। ठीक है, सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि गैसेस शुड नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, अगर रिएक्ट कर गए तो ये आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, तो जैसे आपका देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, आर दे रिएक्टिंग विद ईच अदर? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, सो क्या आपने डाल्टन का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स वुड बी एप्लीकेबल टू दीज गैसेस? यस इट विल बी। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन भाई साहब दीज आर आल्सो नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है, सो अगर आप देखोगे डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल। ये सारे जितने भी गैसेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सारे तमाम जो गैसेस हैं इनमें डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है। चाहे तो उसका नोट बना लीजिए फटाफट। ये 6 गैसेस हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉन रिएक्टिंग कैसे बोल रहे हो भाई साहब? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो वाटर बनता है ना। व्हाई आर वी कॉलिंग दिस एज नॉन रिएक्टिंग गैसेस? नहीं, बोथ आर गैसेस नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई नॉन रिएक्टिंग कैसे होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर बनना अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस होता है। यू विल रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर दैट टू हैपन। ठीक है, तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस वो रिएक्ट नहीं करेगा। हो गया डन। सम रिएक्टिंग मिक्सचर्स की बात करें हम यहाँ पे, H2 प्लस F2 ये भाई साहब रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन गैस तो किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड भाई साहब आपका बना देगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, अमोनिया प्लस HCl, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्लोरीन, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सारे जितने भी तमाम गैसेस हैं दे विल बी रिएक्टिंग विथ ईच अदर। सो इन सारे गैसेस में आपका डाल्टन का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स विल नॉट बी एप्लीकेबल। सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स इज एप्लीकेबल ओनली टू गैसेस विच आर नॉन रिएक्टिंग केमिकली। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ कुछ जगहों पे आप अगर स्पेशल कंडीशंस इंपोज कर देते हैं तो वो रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो रिएक्ट हो जाएगा भाई साहब, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो अंडर सर्टेन कंडीशंस दे वुड रिएक्ट बट नॉट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, ओके, so these are gases in which Dalton's law is not applicable because they are reacting. Illustration by sahab, ठीक है, let us take 3 containers of 1 liter each. The first container contains X moles of N2, second container contains Y moles of O2 and the third container contains X moles of N2 and Y moles of oxygen. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे let's say गैस A है, ये मतलब समझ में आता है। देखो ये गैस है और यहाँ पे आप क्या रखते हैं, दिस इज बेसिकली अ मैनो ट्यूब। ठीक है, इसमें होता क्या है, मरकरी रहती है। ठीक है, क्लियर है? तो अभी इसका एक प्रेशर बनेगा जिसके वजह से ये वाला लेवल नीचे जाएगा और ये वाला लेवल भाई साहब ऊपर जाएगा। तो आप इस प्रेशर को कैसे मापेंगे? तुम्हारा अटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये वाला जो प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे जो भी गैसेस हैं इसका जो प्रेशर है ये जाएगा ऐसे और इस मरकरी के लेवल को पुश करेगा और ये वाला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे आपको हाइट में मरकरी के डिफरेंस मिल रहा है, दिस इज बेसिकली H, और यही जो हाइट का डिफरेंस होगा इसी से आप प्रेशर को निकालेंगे। ठीक है, तो H इंटू रो इंटू जी, H मतलब हाइट का डिफरेंस हो गया, रो हो गया भाई साहब आपका डेंसिटी ऑफ द मरकरी एंड जी आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा प्रेशर। इस तरह से हम प्रेशर मापते हैं किसी गैस का। क्लियर है, समझ में आता है? तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक नैनो ट्यूब से इसको कनेक्ट किया है, ये आपका मरकरी है, क्योंकि इस मरकरी पे इस गैस का एक प्रेशर बनेगा इसलिए ये नीचे जाएगा और ये भाई साहब ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, और यहाँ पे इस गैस का प्रेशर है, तो इसका मतलब आपका भाई साहब एटमॉस्फेयर से ये गैस कितना ही भारी है। ठीक है, H रो जी हो गया ये। ठीक है, ओके ओके ओके, सो अगर आप, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेशर ऑफ A।
इसी तरह से आपने प्रेशर ऑफ बी मापा हुआ है, लेट्स से यहाँ पे सेम वॉल्यूम पे आपका एक गैस बी भरा हुआ है जिसके वजह से ये ऊपर जा रहा है। सो ये वाला जो हाइट का डिफरेंस होगा इसके वजह से क्या क्रिएट होगा, प्रेशर ऑफ बी, दिस विल बेसिकली क्रिएट प्रेशर ऑफ बी। तो ये हो गया आपका 300 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये हो गया आपका 400 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। अभी गैस ए एंड बी अगर कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएंगे भाई साहब, दिस विल राइज अप, तो कितना आना चाहिए 700 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो आपका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 700 मिलीमीटर ऑफ Hg। क्लियरम पीपलम, ठीक है।